हम लोग यहाँ पर बातचीत करने के लिए एचपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं, एचपीएससी एग्जाम्स पास करना चाहते हैं जो स्टूडेंट, उनके साथ हैं बातचीत के क्रम में हम लोग सेकेंड राउंड में आ गए हैं। आपका क्या नाम है सर? सर मेरा नाम अंकुर। संतोष जी, क्या हाँ क्या आपका सब्जेक्ट क्या है? सर मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश थी। और मेरा जो मास्टर्स था, मेरा 15-17 सेशन था। तो मैंने 2017 में मास्टर्स कर दिया। कहाँ से तो? सर इस क्षेत्र में सर। अच्छा। और मेरा जो नेट था सर वो 2019 में हुआ था। अच्छा जी। जो पहली जो अच्छा, 2019 में नेट पहली बार पास किया? हाँ जी सर। हाँ। तो 2018 में इन्होंने पहली वैकेंसी निकली थी। उसके बाद सीधी जो वैकेंसीज थी वो अभी एग्जाम हुए 2025 में। 2025 से 19 के बीच 6 साल हो गए सर। 6 साल तक हमने वेट किया। 6 साल में पहली बार एग्जाम के लिए फॉर्म आए हैं? अभी आया तो 2 बार आए थे बीच में। लेकिन वो आगे बढ़ते गए तो अभी फाइनली 25 में उन्होंने एग्जाम लेने के बाद भी उन्होंने क्या किया कि हमारा जो 6 साल का वेट था शायद 12 साल तक, वो शायद क्या पता आगे हो ही ना, नहीं पता। क्योंकि आज के टाइम पे क्या होता है कि ये जो जॉब्स हैं वो अ, उसमें लिमिटेशंस आ गए, वो कॉन्ट्रेक्चुअल पे ज्यादा जाए। अभी एक स्टेटमेंट आई थी हमारे इस रिजल्ट के बाद कि जो स्कॉलर्स हैं वो आपको आगे पढ़ाएंगे, वो आपको मास्टर्स में स्कॉलर मतलब आप लोग? हाँ, जो स्कॉलर्स है वही पढ़ाएंगे। तो स्कॉलर्स जो है फ्री में स्कॉलर्स पढ़ा रहे हैं, उनका जो फेलोशिप चलती है उसमें से पढ़ाएंगे। लेकिन वही जो पोस्ट थी वो पोस्ट वो जो अभी बचा रहे वो स्कॉलर्स बचा के वो बाद में ऐसा रहेगा कि हमारा जो पहले बाद वाला जो ये जो वैकेंसी जाएंगे। अब सर जैसे 151 जो पोस्ट है अब 145 रह गए। 145 सॉरी वो कैंडिडेट पास हुए हैं, क्योंकि 6 तो अभी निकाल दिए, उसमें बीसीबी का एक और। तो 145 के बाद जितनी बची है वो सारी ऑक्यूपाइड हो जाए, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। और एक और कंसर्न सर यही थी पूरे हरियाणा में? पूरे हरियाणा। अब मेरी कंसर्न ये थी, मैं ओएससी, मेरा ओबीसी? ओएससी एससी में दो कर दिया, एससी में? डीएससी और ओएससी। मेरा ओएससी है। अच्छा। तो हमारा जो बैकग्राउंड है सर वो हम्बल होता है, मतलब यहाँ पे जितने भी सबका हम्बल बैकग्राउंड है। नहीं, हम्बल होगा वही आदमी नौकरी हाँ, के लिए आएगा यार। एक्चुअल सर वही है कि पापा मजदूरी करते हैं, मम्मा भी मजदूर हाउस वाइफ है, तो उस हिसाब से चीजें चलती है। और एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है घर वालों की कि हाँ ये बच्चा कर रहा है तो बढ़ रहा है तो इसको सपोर्ट करें। सर हमने 15-15 घंटे 16-16 घंटे अपने दिए। और रात को नींद आ रही है नहीं आ रही है, वो सारा जो हमने स्ट्रगल किया। उसके बाद भी हमें ये नहीं है कि हमारा क्यों ना है, हमें ये है कि जो 60 वैकेंसी वो 60 भी नहीं, वो 60 छोड़ो, वो एक ओवैसी के दो बने 60 में। तो 58 सीटें 58 खाली हो गई? जो सीटें वो खाली हो, इन्होंने बोला मतलब इनका सीट्स खाली हो गई और लोग बेरोजगार हैं। लोग विरोध। नेट अब भी सर पास किया आप लोगों ने, सर एग्जाम्स में भी अच्छा परफॉर्म किया। नेट जो हमने किया था वो हमारी एलिजिबिलिटी थी, हमने अपनी एलिजिबिलिटी पूरी कर दी। जब बात आ रही थी कि इनका ये जो कमीशन का ये होता ये था एचपीएससी का कि जितने बंदे हैं, बंदे ज्यादा है, अगर बंदे कम होते तो ये होता कि हाँ भाई चलो ठीक है, इनका एग्जाम लेके इनको वो कर दो। और जो एलिजिबल है सर, मैंने 15 क्वेश्चन किए। 15 क्वेश्चन में मैंने ऑलमोस्ट ये था कि सबको सबको अपने उसमें राइट डाउन किया। 15 में से 15 अटेम्प्ट किए? 15 में से 15 अटेम्प्ट की, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद भी अगर मेरे को 30% नहीं आया तो मेरे को खुद पे क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन पुट हो रहा है कि एक्चुअल में हुआ क्या, वो जो मैंने करा क्या वो सही था। मतलब कि हमको यही नहीं समझ आ रहा कि हम लोग किस लायक। वो शेल में हो गया ना सर कि हमें ये नहीं पता चल रहा है कि हम है कहाँ। अब जो नेट था, नेट की सर एक वो होती थी हमारे पड़ोस में होता था कि मेरे उसमें मैं ये था कि हाँ बच्चे का नेट हो गया, पहले किसी का हुआ नहीं हुआ है। अब उसके बाद ये था कि एक एक्सपेक्टेशन होती है सबकी, यार इसका नेट है, इस बंदे का नेट है, अब उसकी वैल्यू क्या रहेगी। अब वो मेरे पे क्वेश्चन करते हैं कि उसका फायदा क्या है, जो तुमने इतना टाइम तुम सर एक सबसे बड़ी इशू ये होता है कि जो कैटेगरी में जो बच्चे हैं वो कम आते हैं। नहीं, कैटेगरी का मतलब हाँ, शेड्यूल जो कास्ट के, शेड्यूल ओबीसी के कास्ट के उनकी जो बच्चे कम तादाद है आते वो कम हो जाती है। अब हैं। क्यों जो बंदे क्यों कम, क्यों होती है सर? सर वो रिसोर्सेज मान लो या कोई और चीजें मान लो। इकोनॉमिक अब इशू? हाँ, इकोनॉमिक इश्यूज मान लो, तो बंदे जो आते हैं उनमें से बीच में चले जाते, फीमेल्स की शादी करा दी, या फिर और बच्चे जो कहीं और चले गए, या कुछ वो गिव अप कर गया, कुछ भी हो गया, बहुत सारी चीजें होती थी। उसके बाद भी जो बंदे अपीयर हुए जिन्होंने नेट किया, अब मैंने जो अपनी
ग्रेजुएशन करी वो सिंपल बीए करी, हम्म, उसके बाद मैंने मास्टर्स करी, उसके बाद सर जिस बंदे ने बीए करके एमए करी उसके बाद नेट करा, उस बंदे के लिए कितनी एफर्ट लगेंगे इसमें। अच्छा ये आपकी बात सही है। इसका मतलब सरकार जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उसको डिस्करेज भी कर रही है पढ़ने के लिए, ऑब्वियसली सर वो बच्चे आएंगे क्योंकि क्यों? जब आप लोग नौकरी लगोगे तो आपको देख के कौन पढ़ने के लिए? जो हमारे आसपास के आपके लोग भाई कहेंगे ना। बंधु हैं जो आपके हाँ सर। रिश्तेदार हैं, हाँ सर। आपको देख रहे हैं, जो आइडलाइज करते हैं कि मैं ऐसा भैया की तरह पढ़ूंगा, उन लोग तो डिस्करेज होंगे। अभी सर मेरी एज 30 हो चुकी थी उस वक्त, तो मेरे पेरेंट्स का भी प्रेशर नहीं चाहते थे। वही है। फिर एक और आऊंगे उनके को मिलूंगी, तो उससे पहले होता ना कि यार हम सेटल हो जाए, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हम किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं हमें खुद ये है कि हम टैकल कर रहे हैं आओ क्या ना, होगा क्या होगा, आओ आओ, कि क्या होगा क्या नहीं आप होगा। इनके साथ हो गए? नहीं मैं इनसे साथ नहीं हमारे नहीं इनके साथ हूँ। पूछो भैया, इनके साथ हैं? अच्छा, आप इंटरव्यू कर रहे हो ना आप? नहीं आप इनके साथ ही है ना? हाँ हाँ मैं हाँ ठीक है। तो वो सिचुएशन और डायलेमा सी होगी, अभी समझ नहीं आया। और यहाँ के जो जो इन्होंने एक टैगलाइन दी थी, जो अभी रिसेंट में एक इन्होंने friends और ने भाई उन्होंने बोला था कि आप है ना आप एक्सेप्ट करो कि आप फेलियर। मैं एक क्वेश्चन पुट करता हूँ कि एक सिचुएशन होती है कि एक स्टूडेंट ने ये चीजें झेल के तो इतना ऊपर आया है और उसके बाद भी वो एफर्ट कर रहा है। मैं मानता हूँ बहुत सारी चीजों में कमी होती होगी, जैसे सर वो टू द परफेक्ट टू द पॉइंट हम नहीं बोल सकते क्या ये कि भाई हाँ तुम्हें 100% तुम्हें ये चाहिए वो चाहिए, वो नहीं हो सकता कमी होती है क्योंकि वो बैकग्राउंड की वजह से है, हम मानते हैं। लेकिन हमारी एफर्ट जो हमने वो एक क्राइटेरिया पूरा करा उसके बाद एग्जाम में दिया, क्या हम ऐसे हैं कि हमें 35% मिल हम्म। जाएगा? बात बहुत ये अच्छा, सर की। ठीक कह रहे हैं आप, बात बड़ा इशू है ये। आइए सर, आप आपका क्या नाम है? अक्षय। अक्षय जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, उन्होंने कुछ नहीं बताया, इसका जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? अब आप 35% नंबर नहीं आए इन बच्चों के, इतना इन्होंने पढ़ाई लिखाई करी, 7 साल 8 साल 10 साल में पास, यही सब होता होगा ना पढ़ाई में, वो सब कर दिया, अब लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी? देखो सर लाइफ सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा इनकी अपनी लाइफ। हाँ। कि इतना कुछ कमाया, मतलब कि सालों से माता पिता पढ़ाई मेहनत किया है। करते हैं, जन्म से ही सपना देखते हैं कि भाई मैं तो मजदूर हूँ मैं तो किसान हूँ। ये चीजें इन्हें अपने बच्चों को ना झेलनी पड़े, कि वो उन्हें पता है कि भाई 500 रुपए की दिहाड़ी करके खेती करके मैं कोई ज्यादा कुछ कमा नहीं पाऊंगा, लेकिन इतना है कि अब मैं अपने बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए कुछ रिसोर्सेज जुटा पाऊँ ताकि इन बच्चों की लाइफ अच्छे से। तो जिस तरीके से मतलब कि ये नेट क्वालिफाई करने के बाद हौसला टूटता है कि ये ये अपने बच्चों के लिए क्या करें। उनके हमारे पेरेंट्स तो नहीं पढ़ पाए, उन्होंने ये माना कि हम तो नहीं पढ़ पाए लेकिन इनको तो पढ़ा दिया, ये मतलब पढ़ जो भी चुके हैं, ये एलिजिबिलिटी फर्स्ट जनरेशन है जिसने स्कूल कॉलेज कॉलेज यूनिवर्सिटी तक यूनिवर्सिटी गई, अब वो भी डिस्करेज हो रही वो है। डिस्करेज हो रही है कि वो अपने बच्चों के लिए क्या करेगी, इन सब कुछ करके हो तो नहीं रहा। अगली जनरेशन कैसी पैदा होगी, जनरेशन तैयार होगी, ये है कैसे हो गया बताओ? बड़ी, मतलब कि कह सकते हैं कि असल में तो जनरेशन जिम्मेदारी उठाना कैसे करेंगे, भाई पढ़ाएंगे कैसे पढ़ेंगे। अच्छा ये बताओ, ये एग्जाम्स में जो सिस्टम अभी चल रहा है, सरकार बढ़िया डेमेंट, तो ऐसी स्थिति में ये जो बच्चे घेरो, आप लाखों बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल लाखों बच्चों मास्टर हैं, क्या होगा उनका? उनके लिए भविष्य सवाल है कि उनका भविष्य कैसे तैयार होगा, क्या वो रोजगार के, क्या वो देश के लिए, यो जब सरकार कहती है कि देश के लिए करो, वो देश के लिए कहाँ अपने टाइम दे, सवाल ये है ना। सरकार कहती है देश के लिए करो, कुछ भी करो देश के लिए करो, उन्हें देश के लिए स्पेस तो देना पड़ेगा ना, करने के स्पेस तो देना पड़ेगा, कुछ इंस्टीट्यूशन देने पड़ेंगे, कोई इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, तो वो पढ़ के जहाँ पर अपनी ताकत को दिखाएं, अपनी जो स्किल है वहाँ दिखाएं, वो स्पेस तो देना पड़ेगा ना, वो चीजें खत्म हो गई। ये तो बड़ा ग्लूमी है। ये बहुत जरूरी है कि भाई कि सरकार नीतियां बना रही है, ऐसी बना रही है क्योंकि बहुत ही अफरा तफरी का माहौल इस देश में है। रोजगार अभी मतलब कि संकट। संकट है। अभी देख लीजिए कि जो लगाने की तो दूर, जो लगे हुए हैं अभी पीछे सरकार का फरमान आया है कि जो प्रोफेसर हैं टीचर्स हैं वो आवारा कुत्तों की वो करेंगे, गिनती करेंगे, उनको कंट्रोल करने की चीजें उनको उनकी ड्यूटी है। ये वो ठीक से गिनती कर पाएंगे?
नहीं गिनती कैसे कर पाएंगे, जो उनका असली काम है वो नहीं करना, भाई, बल्कि टीचर्स कुत्तों के की पास गिनती की तो ट्रेनिंग ली नहीं उन्होंने नहीं, उन्होंने तो बच्चों को पढ़ाने पढ़ाने के के लिए है। लिए तो उसमें तो ठीक से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। नहीं पढ़ा भाई यही कह रहे हैं ना है ये ना, एचपीएससी हाँ, चेयरमैन। बिल्कुल ये उनको तो अच्छे तो से गिनती की तो उन्होंने कहाँ ट्रेनिंग ली है। नहीं भाई दी। कुत्ते तो बड़े तेज भागते हैं, हाँ, वो झुंड में रहते हैं, कैसे गिनोगे उनको? बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन आज के चलिए। टीचर के पास पढ़ाने के लिए कुछ और, हाँ, पढ़ाने कुछ के कह रहे अलावा हैं आप? सब काम है। सर मैं एक पॉइंट रखना चाहता हूँ सर, मेरा पॉइंट ये है सर कि देखो हम सभी बच्चे जो हैं हरियाणा के फर्स्ट जनरेशन लर्नर है सर। फर्स्ट जनरेशन लर्नर कैसे है सर कि हमारे यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज आई, जो ब्रिटिश एजुकेशन आई, जैसे मान लीजिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी आई सर, वो 1956 में हमारे यहाँ पे बनी थी सर। उसके बाद एमडीयू में, मेजर यूनिवर्सिटीज में सर एमडीयू सर, जो कि हमारे यहाँ पे बनी थी 1976 में। और अभी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ है वो 2009 के जो एक्ट है सर पार्लियामेंट से जो पास हुआ था उसके बाद बनी थी सर। तो ये देखिए सर कि हमारे यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है इतनी लेट इंट्रोड्यूस हुई सर। और उसके बाद भी हम जो कि फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, हम लोग इतने प्रिविलेज तो थे नहीं सर कि हमारे फादर वगैरह या हमारे ग्रैंड फादर यूनिवर्सिटी एजुकेशन में गए हैं। मेरे पिताजी 10th पास है सर। तो उनका सपना था कि मैं बच्चे को पढ़ाऊंगा। बच्चे को सपना पढ़ाने की जो कीमत अब ये ऐसे चुका रहे हैं कि अपने घर से उन्होंने जो है 10-15 लाख रुपए लगा दिए। और अब जो है एचपीसी के चेयरमैन ने बोल दिया कि आप सब फेल्योर हो। यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर वो बता रहे हैं आपके 70% है सर। अब एक चीज और है सर की देखिए, हम लोग वो सर देखिए ये जैसे खाला घर आपने का हरियाणा में कहावत है सर, खाला घर का मतलब होता है कि भाई वहां पे खाला तो रहेगी और भी बच्चे जो हैं ऐसे ही बिना पूछे जो हैं वहां पे बिना विदाउट परमिशन आ सकते हैं सर। लेकिन सर यहाँ पे क्या हो गया हरियाणा में, अभी जैसे एचपी और स्टेट में जैसे रिक्रूटमेंट होती है सर, वहां पे जैसे पॉलिसी है सर कि 5 से 10% ही जो सीट है सर अदर स्टेट के स्टूडेंट जो है क्लेम कर सकते हैं थ्रू मेरिट सर। लेकिन हमारे यहाँ पे इन्होंने क्या बना दिया, खाला घर सर। हमारे यहाँ पे जो है अभी जो हमारी इंग्लिश की लिस्ट है सर उसमें से 146 स्टूडेंट इन्होंने सेलेक्ट किया है जनरल कैटेगरी के सर। उसमें से सर अगर हम लिस्ट पे नाम नाम मेरे पास लिस्ट है सर, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसमें से अगर आप नाम देखेंगे ना सर, उस पे नाम है सर चट्टोपाध्याय, घोष, बाहर के लोग बंदोपाध्याय, हैं। चटर्जी, बाहर के लोग हैं सर बहुत ज्यादा। और बाहर के वो लोग हैं सर जिनकी जहाँ पे जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम है सर, वो यानी कि 2 centuries अर्लियर जो इंट्रोड्यूस हो चुका है। अब वहाँ पे सर यूनिवर्सिटी ऑफ बंगाल है सर 1887 में 1857 में वहाँ पे बन गई सर। बट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सर 1887 में वहाँ पे बन गई सर। जो पटना में यूनिवर्सिटी है सर वो 1970 में बन गई। यानी कि वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है बहुत ही अर्लियर बिल्कुल फेज में जो ये है आपकी बात इंट्रोड्यूस हो गई सही थी। कह रहे हो। नहीं क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है पहले 3 जो यूनिवर्सिटीज बनी थी आप लोग जानते तो हैं। वहाँ पे सर हमारे लिए तो सर लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है लेवल सर। प्लेइंग फील्ड। तो हम तो फर्स्ट जनरेशन लर्नर सर, और वो उनके पेरेंट्स वो पैदा हुए हैं सर बचपन से देखते हुए अपने घर में जेम्स जॉयस की सर डबलिनर जो कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है सर वो देख के, मतलब शेक्सपियर का मैकबेथ, उन्होंने हैमलेट, जो ट्रेजेडी है उन्होंने अपने घर की शेल्फ पे देखी सर। हम लोग पैदा हुए अपने घर की शेल्फ पे कस्सी और दराती देखते हुए सर। हम लोगों को आप इन्होंने सर बिल्कुल ओपन वो कर रखा है सर। हमारे लिए हरियाणा के स्टूडेंट है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी इन्होंने इस तरह के अफर्मेटिव एक्शन नहीं ले रखे, जो कि अदर स्टेट वहां जहाँ पे यूनिवर्सिटी एजुकेशन बहुत पहले इंट्रोड्यूस हो चुकी थी वो भी सर अफर्मेटिव वहाँ के स्टूडेंट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लेते हैं सर। लेकिन हरियाणा ही ऐसा प्रदेश है सर, हमारे ही एचपीसी के चेयरमैन ऐसे हैं जिन्होंने हमारे जो इंटरेस्ट है वो अनप्रोटेक्टेड छोड़ रखे हैं सर। मतलब हम कैसे उनके साथ compete कर लेंगे सर, हमारे लिए तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं सर। बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात ब्रजेश ने बताई है। देखिए हरियाणा की जो एजुकेशन सिस्टम है इनका सही कहना है। तो 1956 में इन्होंने बताया कि पहली यूनिवर्सिटी खुली है ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बनी कुरुक्षेत्र थी सर। यूनिवर्सिटी हरियाणा में। और और उन्नीस देश सौ में छिहत्तर में सर देश में पहली यूनिवर्सिटी ठीक 100 साल पहले खुल गई। 1857 में पहली यूनिवर्सिटी खुल गई। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई तीनों एक साथ खुली। उसके बाद चौथी यूनिवर्सिटी 1882 में खुली, पंजाब यूनिवर्सिटी। उस वक्त लाहौर था तो लाहौर में थी। और उसके बाद देश भर में, बल्कि 100 साल तो डीयू को भी हो गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी 100 साल हो गए, वो भी 100 साल पुरानी। लेकिन हरियाणा में इतने साल पुरानी यूनिवर्सिटी खुली है, बहुत नई है। बाकी यूनिवर्सिटीज धीरे धीरे खुल रही हैं। हम उनका लोगों तक तो एजुकेशन की एक्सेस ही नहीं थी सर। हमारे पेरेंट्स जो हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं सर, हम लोग तो इतने प्रिविलेज थे ही नहीं हरियाणा के लोग तो। मैं RS वर्मा की एक बुक, राम साहेब वर्मा की एक वो पढ़ रहा था सर, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, 3 लाल्स ऑफ हरियाणा। उसमें मैं देखता हूँ सर हमारे उन्होंने बताया कि जब 1966 में जब हरियाणा बना तो उसमें सर क्लियरली उनके जो अदर जो IAS ऑफिसर जो उनके फ्रेंड वगैरह थे वो उनसे पूछते थे कि RS वर्मा जी आपको जो हरियाणा कार्डर तो मिल गया एज IAS,
लेकिन आप ये सैलरी कहाँ से लेके हम्म। आएंगे? और उन्होंने उसमें डिटेल में बताया सर कि हमारे यहाँ पे जो स्कूल वगैरह का इंफ्रास्ट्रक्चर था सर, और जो यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो एज कम्पेयर टू पंजाब के नेग्लिजिबल था। या ना यहाँ पे सर प्रॉपर रोड कंस्ट्रक्शन थी सर, ना इलेक्ट्रिसिटी थी हाँ, सर, बहुत बैकवर्ड था। और ना ही सर पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन हमारा था सर। बल्कि जितनी भी जॉब वगैरह होती थी सर, सारी की सारी पंजाब की तरफ कंसंट्रेटेड थी। उसमें उन्होंने बताया कि जज वगैरह होते थे, जो पब्लिक सर्वेंट है सर, मतलब कि जो ऑफिसर लाइन की जॉब होती थी, वो मैक्सिमम जो है, जो पंजाब का जो अष्टवाइल जो पंजाब है सर, वहाँ के लोग उन पोजीशंस पे रहते थे सर। हरियाणा के सर, आज हरियाणा में इल्यूजन है सर, हरियाणा के जो ग्रामीण है, वहाँ पे जो कम्युनिटीज, जो ग्रामीण लोग हैं, उनके मन में एक परेशान। इल्यूजन है सर, परेशान हम्म। नहीं है। उनके मन में एक इल्यूजन बना रखा है कि सरकार ने, कि एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, कि बच्चे मेहनत करके जो है नौकरी ले सकते हैं सर। लेकिन रियलिटी क्या है सर, हमारे यहाँ के बच्चे मेहनत करके वो नौकरी ले सकते हैं जिसमें वो या तो क्लर्क हैं सर, या फिर पीएन का काम डी करें। ग्रेड जो डी ग्रुप, क्लास डी ग्रुप और डी सी ग्रुप आने वाले टाइम में सर ऐसा होगा। आज जो 2-4 ऑफिसर हरियाणा के बच्चे हैं, गजटेड ऑफिसर, आने वाले टाइम में ऐसा होगा सर, अंदर तो सर चटर्जी बंदोपाध्याय घोष बैठे होंगे, और हमारे वाले सर ये बताने के लिए वहां रहेंगे कि जब कोई आएगा ना कि साहब है या नहीं, तो हमारे वाले तो ये बताने के लिए रह जाएंगे कि आप कल आइएगा, साहब तो भी बिजी हैं, मीटिंग में हैं। लेकिन ये इनका दुख सही है, लेकिन सरकार, देश में तो कोई कहीं भी जाके नौकरी कर सकता है, वो तो हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है ऐसा, और संविधान इसकी इजाजत भी देता है। पर इनका जो तकलीफ है वो हम लोग समझ रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।